चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। आप लोगों ने काफ़ी टाइम सब्र किया और फाइनली आपकी कॉस्टिंग की क्लास आ गई है। फिलहाल जो है मैं एक टेम्पररी बेसिस पर आपको दो वीडियोस दे रहा हूँ, आज का वीडियो और कल का वीडियो। इन दोनों वीडियोस में आपका लगभग सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग एंट्रीज को छोड़ के सब कुछ कवर कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपके धीरे धीरे और वीडियोज़ आते रहेंगे और उन वीडियोस में हम क्वेश्चन आंसर्स स्टडी मटेरियल के सब कुछ करेंगे। फिर आरटीपी भी करेंगे, टाइम लगेगा। बट फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो है कॉन्सेप्ट। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आपका चैप्टर यहाँ स्टार्ट हो गया है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या और किसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर आपको प्लांट लगाना है एक पर्टिकुलर जगह पे। प्लांट यानी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगाना है, तो वो लगाने के लिए उस साइट पर जाना पड़ता है और वहां पर मशीनें जाती है, मटेरियल जाती है, लेबर जाते हैं, काम करते हैं। फिर वहां पर जो है स्थापित करते हैं किसी प्लांट को या किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो आपके सभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गए, वो तो जॉब कॉस्टिंग हो गए। आपके पास जॉब का ऑर्डर आया है और आपने काम किया, उसकी कॉस्ट निकालनी है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, जहां पर 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है पूरा होने के लिए। और जो वर्क है वो साइट पर परफॉर्म किया जाता है। साइट का मतलब किसी जगह पर परफॉर्म किया जाता है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई है। अब जो इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा कि कॉन्ट्रैक्ट, हमने बोला कि भैया मैं 70 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, 1.5 साल 2 साल में कंप्लीट करूंगा सारा काम। अब उसका एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट हुआ वो तो आप तभी बता सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया कि भाई 70 लाख में बात हुई थी, 60 लाख मेरी कॉस्ट एक्चुअल लगी है, तो 10 लाख का प्रॉफिट है। पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल में कंप्लीट होएगा, तो इसीलिए आपको हर साल का देखना होता है जी। उस कॉन्ट्रैक्ट से कितना पैसा आपने कमाया वो हर साल का देखना होता है, जिसे हम नोशनल प्रॉफिट्स बोलते हैं, कि एक्चुअली में अभी रियलाइज नहीं हो गए हैं, पर जितना आपने काम किया है उसके कितने प्रॉफिट्स बनते हैं वो जरा हम देख लेते हैं और एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट? जी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि आप हर साल कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में पूरा होगा, 1 साल मेरा हो गया है, 1 साल के मेरे हिस्से में इतने प्रॉफिट आने चाहिए। भाई तभी आएंगे ना जब फ्यूचर में जो कॉस्ट आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसी के हिसाब से काम हो। अगर फ्यूचर में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग गई तो एक्चुअल में तो लॉस आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं कि भैया अभी तक जो काम हुआ है, अभी जरा देख लेते हैं कि कितने हमारे प्रॉफिट बनते हैं पहले साल के, और पूरे कॉन्ट्रैक्ट के कितने प्रॉफिट बनेंगे, यानी कि जितना मेरी कॉस्ट लग गई, जितना और लगेगी एस्टिमेटेड, उसे माइनस कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से। तो हमें पता लगता है अच्छा अप्रॉक्सीमेटली हम इतना प्रॉफिट कमा लेंगे। अब दूसरे साल एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, तो दूसरे साल के बाद हम फिर देखते हैं अच्छा अब टोटल मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना बैठ रहा है। तो ये चीजें आप निकाल सकते हैं। इसी का पूरा चैप्टर है जिसे यहां पर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग यहां देखिएगा कि अगर यहां पर कंस्ट्रक्शन होती है तो उस पर्टिकुलर साइट पर बहुत सारी मशीनरी भी जाती है। जैसे सीमेंट बनता है, आपको याद होगा, वो कोई गोल सी चीज घूमती है, उसमें सीमेंट बनता है, फिर वो सीमेंट को ईंटों पर लगाते हैं, लेबर भी काम करती है। तो इसीलिए जो भी चीजें, मटेरियल, लेबर, मशीन वगैरह इस पर्टिकुलर साइट पर जाएगा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देंगे और साल के एंड पर जो सामान यहां पर बच जाएगा उसे माइनस कर देंगे। तो पता लग जाएगा कि भैया इतनी कॉस्ट तो हमारी लग गई, इतने का तो सामान लग गया, इतने का तो प्लांट यूज हो गया। ठीक है ना? जितना काम मैंने कर दिया है वो कितना काम किया है, कॉन्ट्रैक्ट को प्रोपोर्शनेट कर लो। 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 10% काम हुआ तो 7 लाख रुपए तक का मैंने काम कर दिया है। कॉस्ट मेरी 6 लाख ही आई है, तो 1 लाख का मैंने पहले साल नोशनल प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो आपको एंड में ही पता लगेगा जब आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेंगे, पर आप साल साल का प्रॉफिट निकाल कर देख सकते हैं। और इसीलिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर है 2021। मटीरियल जो इशू किया है, मटीरियल कंज्यूम्ड यहां पर नहीं लिखा है। जो भी यहां पर मटीरियल सामान आया वो आप लिखोगे यहां पर, सर इतना मटीरियल मेरे पास आ गया, इतनी वेजेस जो है लेबर को मैंने पैसे दे दिए, इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई, इतने अदर एक्सपेंस लग गए, इतना मैंने प्लांट ट्रांसफर किया है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने एक मशीनरी ही वहां पर ट्रांसफर कर दी साइट पर। बहुत बड़ा प्लांट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फैक्ट्री में प्लांट फिक्स होएगा, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारी और मशीनरी मैंने उस साइट पर भेजी है, जिस मशीनों की मदद से हम वो बड़ा प्लांट को स्थापित करेंगे।
क्रेन वगैरह भेजी है, क्रेन मेरी है, काम होने के बाद वापस मंगवा लूंगा, पर अभी जो मैंने क्रेन भेजी है वो तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो जो मटेरियल मैंने भेजा वो डाल दिया, जो वेजेस मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर भेजी, उस साइट पर भेजी, वो डाल दी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा डाल दिया, अदर एक्सपेंस डाल दिया, प्लांट का खर्चा डाल दिया, तो सारी चीज़ें आपने डाल दी। अब जैसे ही आपका साल खत्म होएगा तो आपको पता है कि जो मेरा प्लांट है वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। जो मैंने मशीन भेजी है, बड़ी मशीन बनाने के लिए, या जो मैंने मशीन भेजी है किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो मशीन तो वहीं पर रहेगी, बस वो डेप्रिशिएट होगी। मैंने भेजी 1 लाख की मशीन, 1 साल मैंने उसको इस्तेमाल किया साइट पे, तो उस 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितने रुपए की मशीन मेरे पास यहाँ पर बची हुई है वो मैं यहाँ डाल दूंगा क्रेडिट पे। यानी यहाँ पर जो चीज़ आई डेबिट कर दिया, जो चीज़ आई साइट पर जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है साइट पर, जहाँ पर भी काम हो रहा है, वहाँ पर जो चीज़ें आई वो यहाँ डाल दी, जितने रुपए पर आई यहाँ डाल दी, और उसमें से जो चीज़ बच गई है वो यहाँ डाल दी कि भाई मेरे पास प्लांट बच गया है, मेरे पास जो है मटेरियल जो है वो यहाँ पर बच गया है। मैंने 1 लाख का मटेरियल भेजा था, 90,000 का लग गया, 10,000 का मटेरियल अभी बचा हुआ है साल के एंड में उस पर्टिकुलर साइट पे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रेत वगैरह पड़ी हुई है, आई थी रेत वगैरह यूज़ होनी थी, कोई और चीज़ें यूज़ होनी थी, ईंट वगैरह यूज़ होनी थी, ब्रिक्स यूज़ होनी थी, और कोई चीज़ यूज़ होनी थी, तो बहुत सारी है, 1-1 लाख की, 2-2 लाख की आई, काफ़ी यूज़ हो गया है। बाकी जो बच गया है उसे आप यहाँ डाल देंगे, कैरी डाउन, अगले साल कैरी करेंगे इसको। बात समझ में आ गई भैया? ये जो चीज़ साइट पर आई वो डाल दिया, जो बच गई एंड में वो डाल दिया। अब बाकी का जो सामान बन चुका है, जो चीज़ें बन गई है, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि पूरा तो तैयार नहीं हुआ। अगर घर बना रहे हो तो पहला फ्लोर तैयार हो गया, दूसरा फ्लोर तैयार हो गया, पूरा नहीं हुआ। कोई प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हो तो भैया प्लांट का कोई चीज़ें, कोई हिस्सा उसका बन के तैयार हो गया, पूरा नहीं हुआ। बहुत बड़ी फैक्ट्री, 10 एकड़ जमीन पर प्लांट फिक्स कर रहे हो, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप कर रहे हो, 2 साल में बनेगा, तो उसे बनाना पड़ेगा ना। उसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आपका चैप्टर है। तो यहां तक हमने करा डिस्कस अभी कि भाई ये सारी चीजें वो हो गई जो साइट पर आई, ये सारी चीजें हो गई जो साइट पर बची हुई है, और जितना काम हो गया वो आपने यहां पर डाल दिया, जिसमें से वर्क सर्टिफाइड में जितना वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भैया, 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 10% पूरा हो गया है और सर्टिफाई हो गया। सर्टिफाई का मतलब इंजीनियर वहां पर गया, इंजीनियर ने चेक करा और बोला भैया इतना हिस्से का काम पूरा हो गया है, सर्टिफाई कर दिया, उसने साइन कर दिए, तो इसका मतलब 10% काम तो पूरा हो गया। पर जिस टाइम इंजीनियर ने साइन किए उसके बाद हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद मैंने और काम किया और फिर मेरा साल खत्म हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई, 30 नवंबर 2021 तक इतनी कंस्ट्रक्शन मेरी हो गई। इंजीनियर आया, उसने दोनों फ्लोर को एग्जामिन करा और भाई साइन कर दिए कि देखो इतना काम तो आपका हो चुका है, और ये टोटल बिल्डिंग का 20% है, यानी अगर 100% काम करना है तो 20% आपका हो चुका। अब 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक मैंने और काम किया और मैंने एक और फ्लोर का आधा हिस्सा और तैयार कर लिया, तो देखा जाए तो टोटल कितना काम हो गया है, 25% मैंने काम कर लिया है, पर सर्टिफाई कितना हुआ है, 20%। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि जितना सर्टिफाई हो गया है 20%, तो मैं कहूंगा अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट 70 लाख का था और इसका 20% सर्टिफाई हो गया तो 14 लाख रुपए का हिसाब से मैंने काम कर दिया है, मतलब 14 लाख रुपए का रेवेन्यू के हिसाब से मैंने काम कर दिया है। अगर पूरे घर के मुझे 70 लाख मिलेंगे और 20% पर साइन हो चुके हैं कि भाई इतना काम पूरा हो गया है, तो मैं कहूंगा 70 लाख में से 14 लाख का मैंने काम कर लिया, और थोड़ा सा मैंने 5% का और काम कर लिया जिस पर मेरी कॉस्ट लगी 3 लाख रुपए, तो देखा जाए तो 17 लाख रुपए तक का मैंने काम कर लिया, जिसमें 14 लाख रुपए तो सर्टिफाइड जो वर्क हो गया उसका रेवेन्यू मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, और बाकी जो है वो मेरा काम हो तो गया है, 1 महीने में और किया, पर अभी सर्टिफाई नहीं हुआ तो उसका रेवेन्यू मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उस पर प्रॉफिट मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उस पर जितनी लागत लगी, कॉस्ट लगी, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है, और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। वर्क इन प्रोग्रेस, घर बन रहा है, उसमें से जितना कंप्लीट हो गया, तो जितने वैल्यू का कंप्लीट हो गया वो यहाँ डाल दिया 14 लाख रुपए, और जो अनसर्टिफाइड वर्क है कि बन तो गया, थोड़ा सा काम और किया साल एंड से पहले पहले, पर वो अभी सर्टिफाई नहीं हुआ, तो उसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ डाल दी। तो टोटल जितना यहाँ पर आपने डाला उस पर्टिकुलर साइट पे, और जितनी चीज़ें बच गई वो हटा दी, जो चीज़ तैयार हो गई है
और सर्टिफाई हो गई उसका रेवेन्यू यहाँ डाल दिया, और जो चीज़ तैयार हो गई बट सर्टिफाई नहीं हुई है उसकी कॉस्ट यहाँ डाल दी। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कॉस्टिंग पीएनएल का नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस आ जाएगा। आप ऐसे ही तो करते हैं। आपको याद होगा आपने ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया है कितनी बार कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ डालते हैं, परचेजेस यहाँ डालते हैं, ये तो पहले से था, ये और खरीद लिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया, और सेल्स कि भाई इतने रुपए की मैंने सेल्स कर दिए 14 लाख रुपए की, तो इतना ओपनिंग था, इतना खरीदा, इतना बच गया सामान मेरे पास, इतने की सेल्स मैंने रिकॉग्नाइज कर ली है, तो बाकी बचा हुआ जीपी आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस में से कुछ आएगा। तो वही आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बना लिया। बस फर्क ये है कि यहाँ पर स्टॉक में एक तरह से आप बहुत बड़े बड़े मशीनरी भी वहाँ पर लेकर जाते हैं साइट पे, तो वो मशीन भी आप यहाँ डाल देंगे, प्लांट भी आप यहाँ पर डाल देंगे, और जितना बच जाएगा डेप्रिसिएशन के बाद वो आप यहाँ डाल देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। नेक्स्ट ईयर में जो प्लांटेड साइट था जिसे आप कैरी कर रहे हैं उसे आप यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। जो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर ऑलरेडी डाल चुके हो, रेवेन्यू जितना रिकॉग्नाइज कर चुके हो, जो चीज़ें आपकी कॉस्ट पर आ रही है वो सारी यहाँ पर लेकर आओगे। मटीरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस आप डालोगे। प्लांट एट साइट नेक्स्ट ईयर जो बच जाएगा वो यहाँ डालोगे, और नेक्स्ट ईयर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पूरा का पूरा अमाउंट रियलाइज करोगे वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। जो बैलेंस आएगा वो आपका कॉस्टिंग पीएनएल में चले जाएगा। ये बहुत सिंपल सा आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज है जिसका क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करने से पहले यहां पर देखिएगा कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, उसमें से अगर आप एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट पता लगेगा। 70 लाख रुपए की प्राइस है, 60 लाख रुपए टोटल कॉस्ट एक्चुअली में लग गई है पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आपके कॉन्ट्रैक्ट से आया। अब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो वो 3 साल का टोटल प्रॉफिट 10 लाख रुपए आया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो एस्टिमेटेड का मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी ले लो यार, जितने भी सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी 1 ही साल पूरा हुआ है और मैं देखना चाहता हूं मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है। उस केस में यहां पर मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखूंगा और उसमें से एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, क्योंकि एक भी वर्ड एस्टिमेटेड आ गया, अगर तो आप एक्चुअल माइनस करोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस करोगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। क्योंकि ये प्रॉफिट मैं ईयर 1 पर देख रहा हूं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ ही नहीं है, इसीलिए मेरे पास टोटल कॉस्ट एक्चुअल नहीं है, क्योंकि अभी और कॉस्ट लगनी बाकी है। 70 लाख रुपए तो मुझे मालूम है कि मुझे मिलेगा, पक्का मिलेगा, पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी मालूम नहीं है। हाँ, फर्स्ट ईयर के एंड तक जो एक्चुअल लग गई कॉस्ट वो मुझे पता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताइए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूं कि भैया 70 लाख रुपए का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट आप माइनस कर देंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा ईयर 1 पे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ईयर 2 पे निकाल सकते हैं, 3 पर निकाल सकते हैं, जब भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, बात तो सेम ही रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका फिक्स्ड है, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस कर दो। एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या होगा, जितनी कॉस्ट एक्चुअली में लग गई वो यहां पर लिखो, और जो कॉस्ट लगने वाली है वो यहां पर लिखो। जो ऑलरेडी लग गई और जो लगने वाली है, तो ऑलरेडी लग गई वो एक्चुअल है और जो लगने वाली है वो एस्टिमेटेड है। एक भी एलिमेंट एस्टिमेटेड का आ गया तो इसका जो सम होएगा वो भी एस्टिमेटेड होगा। दोनों चीजें एक्चुअल होगी तो जो इसका सम निकल कर आएगा वो एक्चुअल होएगा। जब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस करेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। सर फिर नोशनल प्रॉफिट क्या होते हैं? नोशनल प्रॉफिट होते हैं कि भैया जितना काम मैंने कर लिया है उसके प्रोपोर्शनेटली मेरे कितने प्रॉफिट आ रहे हैं। 10% काम कर लिया तो 10% रेवेन्यू के हिसाब से कितना मेरा प्रॉफिट आ रहा है, वो नोशनल प्रॉफिट होता है। कि सिर्फ ईयर 1 का प्रॉफिट कितना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट टोटल होते हैं। आपका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 3 साल के एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहे हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, जितनी लग गई जितनी लगेगी। नोशनल प्रॉफिट करेंट ईयर में कितना खर्चा लगा, करेंट ईयर का कितना रेवेन्यू है। तो करेंट ईयर का जो रेवेन्यू है वो कैसे आप देख रहे हैं, यहां पे आप कह रहे हैं कि भैया देखिए वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, जितना काम मैंने पूरा कर दिया और इंजीनियर ने आकर साइन कर दिए उसकी कितनी वैल्यू है। माना जाएगा वो तो आपने पूरा कर दिया है, जितना काम आपने कर दिया बट अभी सर्टिफाई नहीं हुआ है तो वो भी आप ऐड कर लेंगे कि भाई इतना काम हमने कर दिया, सर्टिफाई हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितनी है उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर काम की कितनी प्राइस होगी वो आपने देख ली।
बिकॉज इट इज सर्टिफाइड। और जितना काम आपने इंजीनियर के जाने के बाद किया बट साल खत्म होने से पहले किया, काम तो वो भी हो गया है, पर उसमें इतनी कॉस्ट लगी है आपकी, इतने रुपए का काम आपने किया, बट उसका प्रॉफिट एलिमेंट नहीं जोड़ रहे क्योंकि अभी सर्टिफाई नहीं हुआ है। सर्टिफाई होएगा तभी उसका प्रॉफिट एलिमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे कि 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 10% होकर सर्टिफाई हो गया तो 7 लाख रुपए तक का मैंने काम कर दिया है, 7 लाख रुपए तक की सेल्स हो गई है। तो यहां पर आप लोग जितना वैल्यू सर्टिफाई हो गया, कंप्लीट हो गया, उसका तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से निकाल लेंगे, भैया ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना % कंप्लीट हुआ तो इतने रुपए का काम मैंने कर दिया, एक पर्टिकुलर पहले साल में कर दिया, प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, उसकी आपने कॉस्ट ऐड कर दी। तो नोशनल प्रॉफिट आप कैसे निकाल रहे हैं? इतना काम कर दिया माइनस कॉस्ट इनकर्ड इन फर्स्ट ईयर, कॉस्ट माइनस कर दी, इतना काम कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, उसका रेवेन्यू प्लस इतना काम और कर दिया बट अभी सर्टिफाई नहीं किया, इतना लागत और लग गई, माइनस कॉस्ट क्या लगी, पहले साल में कॉस्ट क्या लगी, तो आपके पास पहले साल का नोशनल प्रॉफिट आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट ये भी नहीं आएगा। कारण क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब है कि जो एक्चुअली में आपकी कॉस्ट लग गई, हाँ सर एक्चुअली में लगी है, अरे एक्चुअली में तो लगी है, एक्चुअली में तो कॉस्ट लगी है, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो फ्यूचर में कॉस्ट ज्यादा लग गई, इतनी ज्यादा लग गई कि आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस हो रहा है, तब आप क्या करोगे? आपका कॉन्ट्रैक्ट 70 लाख रुपए का था, पहले साल आपने 10% काम किया, 7 लाख रुपए, इस पे कॉस्ट लगी आपकी 6 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट आप कह रहे हैं। अगले साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और 80 लाख रुपए में कंप्लीट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्या होएगा? 10 लाख का लॉस आ गया पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर। तो जब 10 लाख का लॉस आ रहा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर, तो क्या 1 लाख रुपए का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में आ सकता है? द आंसर इज नो। ये तो हमने खुद अपनी कैलकुलेशन से निकाला है कि भैया 10% काम हो गया तो 10% के हिसाब से 7 लाख ये है और अभी जो कॉस्ट लगी है वो ये है, तो 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। एक्चुअली में जो प्रॉफिट आएगा वो तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का आएगा कि भाई पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कॉस्ट लगी, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर कितने रुपए मुझे मिले, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस आएगा। बट फर्स्ट ईयर का तो मैं अपने देखने के लिए निकाल रहा हूं। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहां पर देखेंगे हम कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है। एग्जांपल आ रहा है 60 लाख रुपए, फर्स्ट ईयर के एंड पर 50% काम हो गया, 50% काम कंप्लीट हो गया है, हाउएवर 40% वर्क सर्टिफाई हुआ है टिल 30 नवंबर 20, और 10% काम जो है वो दिसंबर 20 तक कंप्लीट हो गया है बट सर्टिफाई नहीं हो पाया। टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन ईयर 1 इज 20 लाख रुपीज एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट इज 15 लाख रुपीज। इस पे हम एग्जाम्पल पर सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा आप, 60 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था जिसमें से 50% काम हुआ है बट 50 के 2 टुकड़े हैं, 40% ऐसा है जो कि आपका सर्टिफाई हो गया है काम, और 10% काम तो कर दिया है पर सर्टिफाई नहीं हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे 40% जो सर्टिफाई हो गया, तो उसके हिसाब से 60 लाख अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट का है तो उसका 40% हिस्सा तो हम कंप्लीट कर चुके, तो उस हिसाब से 24 लाख रुपए तक के रेवेन्यू वाला काम हमने कर दिया। और बाकी जो वर्क कंप्लीट हो गया बट सर्टिफाई नहीं हुआ वो कितने रुपए का पड़ेगा? 20 लाख रुपए आपकी ईयर 1 में कॉस्ट लगी है, और जो 20 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है उसमें से जो काम कंप्लीट हो गया है उस पर भी कॉस्ट लगी है, जो सर्टिफाई हो गया उस पर भी कॉस्ट लगी है, जो काम हुआ सर्टिफाई नहीं हुआ उस पर भी कॉस्ट लगी है। तो इस 20 लाख के 2 टुकड़े हो गए। अगर आपका 50% काम कंप्लीट हुआ है जिसमें से 10% ऐसा है जो अनसर्टिफाइड है और 40% ऐसा है जो सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर 50% ही टोटल काम हुआ है, जिस 50% काम के 20 लाख रुपए का खर्चा आपने लगाया, 20 लाख रुपए का खर्चा लगाया ना फर्स्ट ईयर में, और 50% काम आपका पूरा हुआ है, तो यानी आधे काम के 20 लाख रुपए लगे हैं। अब ये जो आधा काम है 50% का जो काम है, इसके 2 हिस्से हैं, 40% जो सर्टिफाई हुआ, 10% जो सर्टिफाई नहीं हुआ, यानी 50% का ही कितना है? 50% का 80%, 50 मल्टीप्लाई बाई 80% 40, यानी 50% जो काम आपका हुआ है जिसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए है, उस 50% का 80% सर्टिफाई हो गया, 20% सर्टिफाई नहीं हुआ। 50 का कितना है? 50 लाख के लिए जो 20 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है उसमें 80% सर्टिफाई हो गया और 20% रुपए का सर्टिफाई नहीं हुआ। है तो सारे यूनिटरी मेथड, 6 क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, पर हम इतनी आसान सी चीज शायद नहीं समझ पाते, इसमें हमारी 10 क्वेरी आ सकती है। बच्चों वाली चीज है, 50% काम हुआ, इस 50% काम के लिए 20 लाख रुपए का खर्चा लगा, पर जो 50% है उसके 2 हिस्से हैं, 10% जो कंप्लीट
जो कंप्लीट हो गया बट सर्टिफाई नहीं हुआ, और 40% जो कंप्लीट हो गया सर्टिफाई हो गया। तो बताओ कि 20 लाख में से कितना ऐसा हिस्सा है जो सर्टिफाई के लिए कॉस्ट लगी है और कितना हिस्सा है जो सर्टिफाई नहीं हुआ उसके लिए कॉस्ट लगी है। बस 2 हिस्से करने हैं। आपको कोई और मेथड पता है आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि अगर 50% ये 20 लाख है तो 50 का 40% इसमें से, यानी कि 50 का 80% सर्टिफाई हुआ है, यानी 20 लाख का 80% सर्टिफाई हुआ है। 20 लाख का 20% सर्टिफाई नहीं हुआ, तो कितना सर्टिफाई नहीं हुआ? 20 लाख का 20% यानी 4 लाख रुपए तक की जो कॉस्ट लगी है वो हमारी सर्टिफाई नहीं हुई है। टोटल 28 लाख रुपए का आप लिखेंगे यहां पर। वर्क इन प्रोग्रेस आपका आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ गई 28 लाख। नोशनल प्रॉफिट आपके आ गए 28 लाख रुपए, माइनस 20 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है तो 8 लाख रुपए। बात समझ में आ गई आपको? इसका एक तरीका और है इसका। आप लोग सिंपल सा ये कर लीजिए कि भैया जो सर्टिफाई हो गया वर्क 24 लाख रुपए का, माइनस कर लीजिए जो वर्क सर्टिफाई है उसकी कॉस्ट क्या है। जो वर्क सर्टिफाई है उसकी कॉस्ट जो है वो 16 लाख रुपए है, तो आगे 8 लाख रुपए। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। बुक में ये दे रखा है कि जो सर्टिफाई हो गया उसका तो रेवेन्यू डाल दो, जो सर्टिफाई नहीं हुआ उसकी कॉस्ट डाल दो। टोटल वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ गई, माइनस कर दो जितनी आपकी कॉस्ट लगी, तो आपके पास नोशनल प्रॉफिट आ जाएंगे। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट के निकलेंगे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि 60 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, 20 लाख रुपए की कॉस्ट लग गई, 15 लाख की और लगेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट 35 लाख, 60 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट यानी 25 लाख रुपए का एस्टिमेटेड प्रॉफिट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट, पहले साल का नहीं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, पूरे जितने भी समय में बनेगा उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट 25 लाख रुपए। एक और एग्जांपल करेंगे जिसके बाद आपकी आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, एग्जांपल आ रहा है, एग्जांपल नंबर 2। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट गिवन है 1 साल की। कितने साल चलेगा मालूम नहीं है, पर 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की कॉस्ट नीचे गिवन है कि मटेरियल जो इशू हुआ 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का मटेरियल लगा, ये बोल दिया इन्होंने। क्लोजिंग कुछ गिवन नहीं है कितना बचा। वेजेस जो है हमने 5,17,500 5,17,500 रुपीज की वेजेस हमने दी है, पे करी है, वर्कर्स को पे करी है। हालांकि हमने 37,500 का प्रीपेमेंट अलग से और किया है। हालांकि हमने 37,500 का प्रीपे किया है, तो जितना पे किया है उसमें से 37,500 ऐसा है जो कि नेक्स्ट ईयर की वेजेस है बट पे पहले कर दी, और 12,500 ऐसी है जो पे तो नहीं करी पर है करेंट ईयर की। कंफ्यूजन बच्चे करते हैं 11th क्लास के बच्चे कि भैया देखो एक्रूअल बेसिस पे कितनी वेजेस लगी, 5,17,500 रुपीज तो पे कर दिया, पर इसमें से माइनस कर दो 37,500 क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है, और ऐड कर दो 12,500 क्योंकि जो करंट ईयर का है वो तो ऐड होगा, पर पे नहीं किया। तो एक्रूअल बेसिस पे कितनी आपकी वेजेस आ गई वो यहां से पता लग जाएगा फॉर द ईयर 2021। बच्चे करते हैं 11th क्लास में भी ये करवाया होगा आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले एनपीओ वाली एंट्री में करवाया होगा। प्लांट परचेज किया है 4 लाख रुपए का, हालांकि उसमें से प्लांट 30 सितंबर 20 को रिटर्न कर दिया टू द स्टोर्स 1 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए वाली कॉस्ट वाला प्लांट को 30 सितंबर को रिटर्न कर दिया। प्लांट जब आया था तो कई सारे प्लांट, कई सारी मशीनरी आई थी, टोटल 4 लाख रुपए की कॉस्ट थी, उसमें से 4 लाख में से जो 1 लाख रुपए का सामान था वो रिटर्न कर दिया। और कब किया? 30 सितंबर को, 30 सितंबर तक यूज किया, उसके बाद रिटर्न कर दिया स्टोर में। एक्सपेंसेस जो है आपने पे करे 2,25,000, हालांकि इसमें से 15,000 ऐसे हैं जो कि आपने नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया, और 25,000 ऐसा है जो कि आपका इस साल का था बट पे नहीं किया। तो बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट पर कितने खर्चे लगे एक्रूअल बेसिस पर? 2,25,000 माइनस इतना तो आपने नेक्स्ट ईयर का पे किया है, प्लस इतना इस साल का था बट पे नहीं किया। वर्क जो आपका सर्टिफाई हुआ है वो 22,50,000 का है, जो अनसर्टिफाई हुआ है वो 25,000 का है, जो कैश रिसीव हुआ है वो 18,75,000 का रिसीव हुआ है। कैश भी रिसीव होता है, कैश का मतलब जो पैसे रिसीव हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के बदले पहले साल में जो रिसीव हुए हैं। अच्छा, मटेरियल एट साइड बच गया। देखिए मटेरियल जो दिया था 7 लाख रुपए का, उसमें से आपका जो है 82,500 का मटेरियल बच गया है। डेप्रिसिएशन की रेट है 25%। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट होएगा वो होगा 30 सितंबर 21, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है।
आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक। क्वेश्चन में जो गिवन है उसे आंसर में उतारेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इमेजिन करिए साइट, जिस साइट पर काम चल रहा है उस साइट पर मटेरियल भेजे 7 लाख के, वेजेस का खर्चा लगा 5,17,000 का, हालांकि 37,500 अगले साल की वेजेस है जिसका पैसा अभी दे दिया, प्रीपे कर दिया है, और 12,500 इस साल का है जो कि हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। तो एक्रूअल बेसिस पर इस साल की वेजेस बन गई 4,92,500। सिमिलरली खर्चे लगे इस साल 2,25,000 के, 15,000 रुपये जो है वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है जिसका पैसा अभी दे दिया, और 25,000 जो है वो आपके करंट ईयर के एक्सपेंसेस जो पे नहीं करे। तो इस साल के एक्सपेंस कितने हो गए? 2,35,000। आप लोगों ने प्लांट परचेज करा है 4 लाख रुपए का, और वो प्लांट जो परचेज किया था उसे आपने साइट पर भेज दिया 4 लाख रुपए का। सर 4 लाख रुपए का प्लांट एक साल में कंज्यूम होगा? द आंसर इज नो। आपने प्लांट भेजा है स्टोर से, क्योंकि आपका जो काम है उसके लिए आपका जो प्लांट है वही एक तरह से वो आपका स्टोर है। वही प्लांट को आप भेजते हो साइट पर, वहां पर वो काम करता है, फिर वापस ले आते हो। जो प्लांट है वो आपका मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो आप साइट पर भेजते हो, 4 लाख रुपए का सामान भेजा, उसने काम किया, क्लोजिंग जो वैल्यू बच गई वो मैंने यहां पर डाल दी प्लांट की। 4 लाख का प्लांट था, उसमें से क्या हुआ, 1 लाख का तो मैंने सेंड कर दिया वापस 30 सितंबर 20 को। जब सेंड करूंगा तो कितने रुपए का भेजूंगा? 1 लाख का नहीं, 1 लाख में से मैंने 25% का डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए यूज किया उसे, तो वैल्यू बच गई 87,500 की वैल्यू आ गई जो मैंने रिटर्न किया। मंगवाया था 1 लाख का, 6 महीने यूज करने के बाद रिटर्न करा तो उसकी वैल्यू कितनी गई? 87,500। सिमिलरली जो आपका बाकी का 3 लाख रुपए का प्लांट बच गया है वो पूरे साल आपने यूज किया, तो पूरे साल आपने 25% यूज कर लिया, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो भी वैल्यू कितनी आ गई प्लांट की? 2,25,000, जो कि आप कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अब नेक्स्ट ईयर भी प्लांट उसी साइट पर रहेगा, काम करेगा, डेप्रिशिएट होगा। मटेरियल जो है आपके कुछ बच गए, 7 लाख के आए थे, 82,500 के बच गए, पड़े हुए हैं, तो माइनस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितना वर्क आपका कंप्लीट हो गया है? वर्क कंप्लीट हो गया 22,50,000 का, और सर्टिफाई हो गया है। और जो अनसर्टिफाइड वर्क है कंप्लीट तो हो गया बट वो है 25,000 का। बैलेंसिंग फिगर आ गई नोशनल प्रॉफिट। अगर ये साइड ज्यादा आ रही है तो नोशनल प्रॉफिट, ये साइड कम आ रही है तो यहां पर नोशनल लॉस। सिंपल है। वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 का है, बट कैश जो मिला है, जो कॉन्ट्रैक्टर को कैश मिला है वो 18,75,000 का मिला है। क्यों मिला, इसका कारण क्या है वो नीचे लिखा है। क्योंकि जो 3,75,000 है वो रिटेंशन मनी है। रिटेंशन मनी का मतलब ऐसा पैसा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ही पे किया जाएगा। हम अकाउंट बना रहे हैं एक्रूअल बेसिस पर। वर्क जो कंप्लीट हो गया, सर्टिफाई हो गया 22,50,000, पर जो काम हो गया उसका पैसा कितना मिला है? 18,75,000। हम बना रहे हैं एक्रूअल बेसिस पर, तो एक्रूअल बेसिस पे जो काम हो गया है वो हो गया 22,50,000 का, वो हमने यहां पर डाल दिया। रिटेंशन मनी जो होती है वो रख ली जाती है, कल को अगर कॉन्ट्रैक्टर दिक्कत करे बाद में तो हम उस पैसे को रोक सकते हैं, इसीलिए रिटेंशन मनी रखी जाती है और बाकी का अमाउंट पे किया जाता है। ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल हो गया, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। लास्ट जो बात है वो है एस्केलेशन क्लॉज। लास्ट वाली जो बात है वो एस्केलेशन क्लॉज है। सर ये क्या होता है? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो आपका 1 साल से ज़्यादा टाइम ले सकता है पूरा होने के लिए, पर जो प्राइस है वो फिक्स कर ली जाती है स्टार्टिंग में कि भैया मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस की कॉस्ट बिगिनिंग पे क्या है उसके हिसाब से, या थोड़ा सा मार्जिन लेकर कि थोड़ा सा महंगा हो सकता है फ्यूचर में, एक प्राइस सेट कर ली जाती है। उस पर प्रॉफिट जोड़कर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आता है कि भैया मैं आपसे 70 लाख रुपए लूँगा, मैं आपसे 60 लाख रुपए लूँगा इस काम के। पर हो सकता है कि फ्यूचर में जब मैं काम करने गया, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी नॉर्म्स आ गए, जीएसटी का रेट बढ़ गया और कोई कारण हो गया जिससे मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम मैं एक क्लॉज डाल देता हूँ, एस्केलेशन क्लॉज, कि भाई ये जो मैंने आपको प्राइस बताई है करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कॉस्ट लगाकर बताइए। अगर 10% से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन आ जाता है कॉस्ट में, या अगर कॉस्ट में फ्लक्चुएशन आ जाता है जो मैंने प्राइस अभी सेट करी है उससे, तो जितनी मेरी कॉस्ट बढ़ेगी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस की, वो आपको एक्स्ट्रा भरपाई करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट का 70 लाख का प्राइस बताया वो करंट क्या कॉस्ट है उस पर
कैलकुलेट कर कर प्रॉफिट जोड़कर बताया है। अगर कल को कॉस्ट डबल हो गई तो मैं तो लॉस में आ जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते करते, इसीलिए मैंने एस्केलेशन क्लॉज उस कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जो एग्रीमेंट साइन हुआ। इससे क्या फायदा होएगा, इससे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाएगा कि कल को प्राइस इन्फ्लेट हो गई फ्यूचर में तो मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा। हालांकि अगर कॉन्ट्रैक्टर प्राइस की वजह से नहीं बट ज्यादा मटेरियल कंज्यूम कर लेता है, लेबर से ज्यादा घंटे काम करवा रहा है, उसके बाद भी जो है उसका काम हो नहीं रहा है, लेबर इनएफिशिएंट है उसकी, तो उसके लिए उसे कंपनसेट नहीं किया जाएगा। उसे कंपनसेट किया जाएगा अगर वेज का रेट बढ़ जाता है। रेट तब बढ़ेगा, गवर्नमेंट अगर कोई नॉर्म ले आती है कि इतना मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस के लिए उसे कंपनसेट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बुक का एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 स्टडी मटेरियल का, कि भाई ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था हमने कि इतना क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे मटेरियल ए बी सी की, जब हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे उसमें मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल ए लगेगा 5000 क्वांटिटी 50 रुपये के हिसाब से, मटेरियल बी लगेगा 3500 80 रुपीज़ के हिसाब से, मटेरियल सी लगेगा 2500 60 रुपीज़ के हिसाब से। एक्चुअली में मटेरियल जो लगा ए वो 5050 लग गया, 3450 मटेरियल बी और 2600 मटेरियल सी लग गया और इसी रेट पर लग गया। इन्होंने ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम कर लिया, इसकी जिम्मेदारी एस्केलेशन क्लॉज नहीं लेता। इन्होंने ज़्यादा सस्ता खरीद लिया, हाँ वो ठीक है, महंगा खरीद लिया वो ठीक है। अगर मैं महंगे के लिए कंपनसेट कर रहा हूँ तो मैं कंपनसेट नेट बेसिस पर करूँगा। मुझे कॉन्ट्रैक्टर आकर ये नहीं बोल सकता कि भाई देखो 60 रुपीज़ से 66 हो गया है मटेरियल सी का प्राइस, मुझे कंपनसेट करो। मैं कहूँगा भाई उसी तरह 50 रुपये की जो कॉस्ट थी वो आपकी 48 भी तो हो गई, तो नेट जो आपका इंक्रीज है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। नेट जो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन से घाटा हुआ है वो मैं एक्स्ट्रा आपको देने के लिए तैयार हूँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अलावा। अच्छा, अगर नेट उसको फायदा हो गया, सस्ते दाम में वो खरीद पाया तो कुछ नहीं होएगा। अगर नेट उसको फायदा हो रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं उससे पैसे ले लूंगा, ऐसा नहीं होएगा। कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा ही पैसे मिलेंगे बट नेट बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपये का मटेरियल उसने बोला कि मैं यूज करूंगा, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा 50 रुपये का पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है। पड़ा उसको 48 का, चलो ठीक है। 3500 रुपये जो है 3500 जो है 3500 मटेरियल भी लगेगा, मैंने कहा ठीक है। 80 रुपये में लगेगा, ठीक है। लगा कितना 79 में। मटेरियल सी है 2500 लगेगा क्वांटिटी, 60 रुपीज़ में लगा कितना 66 रुपीज़ में मिला। अगर नेट इसका घाटा आ रहा है तो एस्केलेशन क्लॉज बोलता है अच्छा नेट घाटा आ रहा है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, आपको हम एक्स्ट्रा दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अलावा 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर देंगे क्योंकि प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से आपको घाटा हो रहा है। और ये आपने एग्रीमेंट में लिखवाया था तब, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखवाया तो नहीं देंगे। एग्रीमेंट में लिखवाया है, एस्केलेशन क्लॉज इंसर्ट कराया है, तब देंगे, वो भी नेट बेसिस पर देंगे। और अगर उसको फायदा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा प्राइस सस्ता हो गया, तो ऐसा नहीं मैं उससे पैसे ले लूंगा, ऐसा नहीं होएगा। कंपनसेट ही करूंगा नेट बेसिस पर, लूंगा कुछ नहीं। ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया। क्वेश्चंस और करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। सिमिलरली जो है आपका एक पेज का बजटरी कंट्रोल भी है, बजट्स भी है, वो भी आपको डिस्कस कर देता हूं। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में मार्जिनल करवा दूंगा, फिर स्टैंडर्ड करा दूंगा। एक एक क्लास में कॉन्सेप्ट करा देता हूं। कॉन्सेप्ट हो गए तो उसके बाद आप खुद बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस तो आएंगे, पूरे ही आएंगे, एग्जाम से पहले ही आएंगे, पर क्योंकि ऑडिटिंग का बैच चल रहा है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जिस वजह से टाइम लग रहा है, तो एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस नोट्स को आप पढ़ लें, गो थ्रू कर लें और बुक के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर सकते हैं इस बेसिस पर। बजट जो है दोस्तों सिमिलर टू कॉस्ट शीट है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, एक ही पेज में मैंने आपको दिया है। प्लानिंग करनी है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, तो बजट होगा तब तो आप प्लान करेंगे पहले कि अच्छा कितना कितना मेरा आएगा। बजट बनाते हो घर पे, वैसे ही कंपनी के लिए बजट बनाना है। फिर बजट बन गया तो अगर ज़्यादा खर्चा आ गया, कहेंगे ओहो इसको कंट्रोल कैसे करें। डायरेक्ट करोगे अपने आप को, यार यहाँ ज़्यादा पैसे लग रहे तो वहाँ पर कम कर लेते हैं, बजट के अंदर रहना है, अपने बजट के अंदर रहना है। तो वही चीज़ है ये, बजट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द होल कंपनी और फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। या तो पूरे घर के आप बजट बनाए या सिर्फ आप खुद का बजट बनाए। वैसा ही हो गया कि पूरी कंपनी का बजट बनेगा या फिर परचेज डिपार्टमेंट का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, अलग अलग बजट बना के चल रहे हो। और उस बजट में इन्हें कंट्रोल रखना है कि इसी के अंदर हमें काम करना है। सर बजट जो है दो तरीके के हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल या फिक्स्ड। फिक्स्ड बजट होता है कि आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेवल पर या एक पर्टिकुलर लेवल पर आपने बजट ड्रॉ कर लिया कि यदि मुझे 50,000 यूनिट सेल करनी है
तो उसके हिसाब से मेरा कितना प्राइस कॉस्ट लगेगा सब कुछ मैंने देख लिया, कितना प्रॉफिट आएगा एस्टिमेटेड मैंने देख लिया। और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। अगर 50% मेरी सेल होगी तो क्या मेरा प्रॉफिट रहेगा 70% पे, क्या 90% पे, क्या 100% कैपेसिटी पे चलाऊंगा, जितनी मेरी कैपेसिटी है उस पर काम करूंगा तो क्या प्रॉफिट आएगा, क्या कॉस्ट लगेगी, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो मान लेते हैं यहां पर मैंने बजट बनाया 80% कैपेसिटी, 90, 100, 110, 110। जी हाँ, प्लांट जो है आपका रोज 12 घंटे चलता है, पर अगर आपने 12 घंटे कैपेसिटी के हिसाब से जो आपकी कैपेसिटी बनती है 100%, आपने 3 शिफ्ट में चला दिया, 18 घंटे स्टार्ट कर दिया, 6 घंटे और बढ़ा दिया, तो ओवर यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। प्लांट को आपने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चला दिया। 24 घंटे तो चलती नहीं चीज़, रेस्ट टाइम भी होता है, तो वो रेस्ट टाइम हटाकर अगर आपने प्लांट को और ज़्यादा चला दिया, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, जिसपे प्लांट ज़्यादा डेप्रिशिएट भी होगा, टूट भी सकता है, ब्रेक भी हो सकता है, पर अगर ऐसा हुआ तो आप ओवर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। सेल्स आपकी कितनी आपने लिख दी, कॉस्ट जो है वो नीचे लिख दी, काम खत्म। यही बजट होता है, कॉस्ट शीट होती है। पर आप जितना ब्रेक कर कर दिखाएंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बजट को समझने में। कि वेरिएबल कॉस्ट का डेटा अलग लिख देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर वेरिएबल है, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है, कितने कितने आएंगे अलग अलग लेवल पे वो मैंने लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट लिख दी, फिक्स्ड फैक्ट्री के ओवरहेड कितने, फिक्स सेलिंग ओवरहेड कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने हैं फिक्स्ड, वो यहाँ लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो जितनी ब्रेकअप में आप दिखाना चाहते हैं उतना बेटर रहेगा। प्रॉफिट आ गया कि भैया कॉस्ट अगर माइनस कर दी सेल में से तो प्रॉफिट आ गया। और अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना चाहते हैं, यानी कि सेल्स में से अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हटाऊं तो कितना रुपए मेरे पास आएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो बजट आप कैसा भी बना सकते हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। सेल्स और कॉस्ट को दिखाना होता है, जिस हिस्से में दिखाएं, जैसे ब्रेकअप में दिखाएं वैसे बढ़िया है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे कि आपने पहले प्राइम कॉस्ट दिखा दी, फिर आपने फैक्ट्री ओवरहेड दिखा दी जिसमें वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग दिखाया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वेरिएबल इतने फिक्स इतने, सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल इतने फिक्स इतने। दिखाने का तरीका आप अपने हिसाब से कर सकते हो कैसा भी, सिर्फ आपको बजट बनाना है कि भाई 80% कैपेसिटी पे क्या होगा, 90% पे क्या होगा, 100 पे कितना, 110 पे कितना। और ये भी तब जब क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इन कैपेसिटी लेवल का बजट बनाना है, तो आप इन कैपेसिटी का बजट बनाएंगे और सारी कॉस्ट और सब कुछ आप लिख देंगे, सेल्स वगैरह, तो आपका बजट तैयार हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉस्ट शीट तो मैंने आपको करवाई हुई है, बजटरी कंट्रोल की बुक से क्वेश्चन करिए, स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो करवाऊंगा, मैं तो आरटीपी भी कराऊंगा, पेपरों से पहले कराऊंगा, बट टाइम लगेगा, बहुत काम अभी आया हुआ है। बट कॉन्सेप्ट आपके अभी सारे करवा दिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट हो गए, बजट्स के कॉन्सेप्ट हो गए, मार्जिनल के नेक्स्ट क्लास में, स्टैंडर्ड के नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, और उसके बाद एक सर्विस कॉस्टिंग की एक और क्लास आएगी। तो 4-5 क्लासेस में कॉन्सेप्ट आपके सारे हो गए। एंट्रियां बाकी रह गए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बाकी रह गए 10 नंबर का, वो आते रहेगा आपके सितंबर एंड अक्टूबर तक, सब कुछ हो जाएगा। आप लोग अपना ये रिवाइज कर लीजिए जितना हो गए कॉन्सेप्ट, जितने क्वेश्चन करा दिए उसे दोबारा प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन ट्राई करना चाहे वो कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो लगभग मैंने आपके बुक के ही 2 क्वेश्चन करवा दिए, तो 2 और बाकी हैं, वो आप कर सकते हैं खुद। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो ही गया, बचा क्या, क्या बचा, बजटरी कॉस्ट शीट है सर, मार्जिनल कॉस्टिंग करवा दूंगा सर आपको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करा दूंगा एग्जाम्पल के साथ, और क्या बच गया, सर्विस कॉस्टिंग, वो भी करवा देंगे, 1-2 एग्जाम्पल आपको दे देंगे। कॉस्ट शीट है, उसमें भी कुछ नहीं है सर्विस कॉस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस कंपनी आ जाएगी, बस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कॉस्ट बताओ, कॉस्ट आपको बतानी है, कॉस्टिंग में कॉस्ट बतानी है, और कुछ नहीं है। बस आपको कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए सोच के कि अच्छा इसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी क्या होगी। एंट्रियों का बच गया, एंट्रियां कभी आती है पेपर में, कभी नहीं आती, उसको भी आपको करवा देंगे बाद में, पर 90% तो सिलेबस आपका हो गया, अगली 3 क्लासेस में हो जाएगा। चलिए फिर इसको रिवाइज करिएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, कोशिश करूंगा वीडियो आ जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।